ओके, सो इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर कह लो फाइनल एग्जामिनेशन क्लास में आगे आज हम लोग को क्या पढ़ना था। तो सब लोग देखिए, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास में या फिर कह लो फाइनल एग्जामिनेशन जो हम लोग का होता है उसमें जो क्योंकि सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही हम लोग तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने एमएस ऑफिस कवर कर लिया। एमएस ऑफिस हम लोग का कवर ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली किसकी, बिजनेस अकाउंटिंग की। तो बिजनेस अकाउंटिंग में भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने बिजनेस अकाउंटिंग में फंडामेंटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, हम लोगों ने ये देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था क्या अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वाउचर्स तक। आज हम लोग को आगे बढ़ना था जनरल एंट्रीज। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्रीज में नॉर्मली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको लेकर के हम लोग को डिस्कशन करना था आज। तो अगर जनरल एंट्रीज में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है बिजनेस स्टार्ट करने की क्या एंट्री होती है। अगर सपोज करो मिस्टर ए स्टार्ट देयर बिजनेस आफ्टर इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज कैश, तो 10 लाख रुपए लगा कर अगर सपोज करो मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री कोई बताएगा। मिस्टर एक्स अगर 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो ड्राइंग की। अगर सपोज करो बिजनेसमैन ने, ठीक है, अगर सपोज करो गुड्स निकाल लिया, 4000 का गुड्स अपने बिजनेस से निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट। बिल्कुल सही, गुड्स नहीं अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को हम दो ही नाम से दिखाते हैं, परचेज या सेल्स। फिलहाल ये सेल नहीं हो रही है इसलिए टू परचेज, क्योंकि जो ड्राइंग होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है और कॉस्ट प्राइस को हम लोग परचेज दिखाते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन कुछ भी ड्रॉ करता है अपने बिजनेस से फॉर देयर पर्सनल यूज, अगर गुड्स निकालता है तो ड्राइंग ऑन डेबिट टू परचेज अकाउंट, कैश निकालता है ड्राइंग ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक से निकालता है तो ड्राइंग ऑन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ड्राइंग की एंट्रीज पूछी जाती है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रीज पूछी जाती है, परचेज सेल्स विद जीएसटी की एंट्री पूछी जाती है कि मान लो मैंने गुड्स खरीदा 1 लाख का, उसके ऊपर 18% जीएसटी है ना, अपने स्टेट में खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या हो। तो मेरे ख्याल से अभी जल्दी आप लोग जीएसटी पढ़े हो तो आप लोग को क्लियर होगा। अगर 1 लाख का गुड्स परचेज कर रहे हैं, इफ आई परचेज 1 लाख रुपीज गुड्स ऑन 18% जीएसटी, है ना, विद इन आवर स्टेट, देन व्हाट विल बी द एंट्री। एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट या फिर टू वेंडर, सही है। तो ये तो हो गया टू आपका पार्टी भी क्या? हो सकता है। हाँ, टू पार्टी कह लो या फिर टू बैंक भी कह सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं ना, कैश है कि क्रेडिट है। चलो सही है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 9000, एसजीएसटी डेबिट होगा 9000 से, सही है। नाउ नेक्स्ट सेल विद जीएसटी, इसी तरह से सेल्स की एंट्री भी आप लोग को बताना होगा। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स विद जीएसटी तो एंट्री क्या होगी। अगर मान लो वही, अगर हम लोग कहें कि अगर 1 लाख का गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं ऑन 18% जीएसटी, तो क्या होगा, कस्टमर डेबिट या फिर कह लो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपीज टू सीजीएसटी अकाउंट। आप लोग आउटपुट इनपुट शब्द का भी प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितने से 99,000 से। अब सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एंट्री में किसके, ये डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल केस में बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। बताओ भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बिल्कुल सही, जो भी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज हो रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन की एंट्री तब क्या होगी जब प्रोविजन इज मेंटेन्ड। जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तब डेप्रिसिएशन की एंट्री बताइए क्या होगी।
Sir, depreciation account debit to provision for depreciation account. बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा जब प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तब हम लोग एसेट को क्रेडिट नहीं करते, प्रोविजन फॉर Yes, sir. डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। नाउ बैड डेब्ट्स की एंट्री बताइए। अगर सपोज करो मिस्टर एक्स है जो कि हमसे 10,000 का गुड्स उधार लिया था, वो डूब गया है, अब एंट्री बताओ क्या होगी? Bad debt account debit to बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है? बताइए सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है? account debit to PF account to employee, ESI account to TDS to payable account. बिल्कुल सही है। ध्यान रहे, कई लोग कहते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये मत बोलिएगा क्योंकि आप लोग अकाउंट्स नहीं, सैलरी और अकाउंट एडवांस डेबिट अकाउंट्स को जिसको देना है उसको, फिर पीएफ, फिर वो सब उसमें पीएफ जाएगा। ईएसआई, बिल्कुल से पीएफ ईएसआई मतलब बोलना मत भूलना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, है ना, टू टीडीएस अगर है तो, इफ एनी, और टू देन बाद में जाकर के जितना बचेगा वो होगा टू सैलरी पेबल अकाउंट। यानी किसी ने अगर सैलरी ड्यू की एंट्री पूछे तो सीधे आपको बोलना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ टू टीडीएस इफ एनी और टू सैलरी पेबल अकाउंट। दिस इज द एंट्री, ठीक है ना। आप टीडीएस नहीं भी बोलो लेकिन पीएफ ईएसआई जरूर बोलो। हाँ बोलो। ई टैक्स है तो उसको भी डेबिट कर दें। हाँ वो भी क्रेडिट होगा। अब चलिए देखिए कैश बुक की बात कर रहे हैं। ये थी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में ज़्यादातर यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर ड्राइंग पूछा जाता है। अच्छा एक और एंट्री पूछी जाती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बहुत इजी एंट्री, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं बैंक डिपॉजिट की एंट्री, बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधा सीधा। और अगर विड्रॉ कर रहे हैं तब भी ये दो एंट्रीज पूछी जाती है। बैंक में अगर सपोज करो मैं 10,000 रुपीज जमा कर रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी? तो सिंपल है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे ये पता है आप सभी लोग बता लोगे अगर इस तरह की कोई, इसीलिए मैंने इजी क्वेश्चंस रखे ही नहीं है। नाउ कैश बुक। अब हम लोग बात करते हैं कैश बुक की। जनरल एंट्री तो सब लोगों को क्लियर हो गई। जनरल एंट्रीज में क्या पूछते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर प्रोविजन बनाने की भी तो एंट्री पूछते हैं, बट मैंने अभी उतना असेस नहीं किया है। सेकेंड राउंड के लिए भले वो लोग पूछ लें, वरना सभी को पता है अगर हम प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता है क्या होगा। आप लोगों ने इनकम टैक्स प्रोविजंस आप लोगों ने पढ़े ही थे। जिन्होंने पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोविजन जब भी क्रिएट करते हो आप सभी को पता है प्रोविजन का पैसा कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब प्रोविजन किस चीज के लिए बना रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर जो भी हो तुम जिस चीज के लिए बना रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना, तो प्रोविजन क्रिएट करने के। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक सब लोग को पता है सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, हर एक बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है, ठीक है। और कैश बुक से हमें क्या पता चलता है? हमारा कैश का बैलेंस। डेली बेसिस पे हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, हर दिन कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा क्लोजिंग बचा, ये हम लोग करते हैं कैश बुक में। सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ वी पोस्ट एंट्रीज इन कैश बुक। कैश बुक में सबसे पहली चीज तो कई बार इंटरव्यू ये पूछ लेता है कैश बुक में एंट्री हम कैसे करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, कैश बुक हैव टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इन डेबिट साइड we record all the receipts and in credit side we record all the payments। समझ गए सब लोग? क्या करते हैं हम लोग? कैश बुक में दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। डेबिट साइड में हम जाहिर सी बात है सारे के सारे कैश रिसिप्ट दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सारे के सारे कैश पेमेंट्स दिखाते हैं। बस इतना ही बोलना आपको। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? Yes, sir.
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ये सर जहाँ सर अगर ट्रांजेक्शन बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं तो फिर कंट्रा कहते हैं। कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो अकाउंट। बिल्कुल सही। तो कंट्रा एंट्री जैसे कि सबने बोला कि कैश और बैंक से इससे रिलेटेड सिर्फ दो ही अकाउंट से इफेक्ट होते हैं, और खासकर जब जैसा कि गोरख ने बोला बैंक में पैसा जमा करना, विड्रॉ करना, यानी डिपॉजिट, विड्रॉ, या फिर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रा एंट्री। और दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं वो एंट्री जो कैश बुक के दोनों तरफ इफेक्ट करती है, यानी डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, अगर कोई एंट्री है जो कैश बुक के दोनों तरफ इफेक्ट कर रही है, डेबिट और क्रेडिट साइड, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रा एंट्री कहते हैं। समझ में आया सब लोग को? नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे Yes, sir. क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन से? 3 कॉलम होता है। सर सिंगल कॉलम कैश बुक, Single डबल कॉलम column. कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब जब तुमने ये चीज बोला, अगर इंटरव्यूअर के सामने बोला सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, तो वो जरूर पूछेगा सिंगल कॉलम में क्या होता है, डबल कॉलम में क्या होता है, ट्रिपल कॉलम में क्या होता है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रिपल कॉलम में हम कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम को कॉलम मेंटेन करते हैं दोनों तरफ। डिस्काउंट कॉलम मेंटेन हाँ, कर। बिल्कुल। यस सर। व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? एवरीबॉडी शुड नो अबाउट दिस। ट्रेड डिस्काउंट आपने पढ़ा है, कैश डिस्काउंट आपने पढ़ा है। परचेज या सेल करते हो जो डिस्काउंट, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एंड ट्रेड पेमेंट स्मार्ट करते हो और जो जो ऐसे डिस्काउंट, मिले कैश होगा चलो डिस्काउंट। डिस्काउंट। एक आदमी बताओ, चलो अनूप बताएगा, चलो अनूप बोलो। जो सर बिल में माइनस हो जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है, जो ऐसे मिलता है हमको कैश डिस्काउंट है। जैसे सर परचेज करने गए तो हमें सर 10% डिस्काउंट मिल गया, तो हमारा सर ट्रेड डिस्काउंट है। जो कहा गया कि मतलब 21 दिन के अंदर हम अगर पैसे जमा कर दें तो हमें और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो सर कैश डिस्काउंट है। सही है, तुमने सही बोला। ठीक है, और गोरख तुम क्या बोल रहे थे? सर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नहीं ये तो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड। सबसे पहले अगर कोई आपसे तुमसे पूछे कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, तो सिंपल सा बोल देना, टू इंक्रीज सेल्स एवरी बिजनेसमैन ऑफर सम रिलैक्सेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको अपने लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, ये डिस्काउंट ऑफर करता है। किस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक और तरीके से बोल सकते हो, बिफोर सेल, सेल होने से पहले जितने भी डिस्काउंट्स शॉपकीपर ऑफर कर रहा है, या फिर कह लो सेलर ऑफर करता है, सेल होने से पहले, बिफोर सेल, एनी डिस्काउंट which is offered by the supplier is known as क्या? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक। Now what is cash discount? After sale, if any discount is offered, then that is called cash discount. कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। सेल होने से पहले जितने भी डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सेल होने के बाद जितने भी डिस्काउंट, अगर हम कुछ और डिस्काउंट उसमें दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कैश डिस्काउंट है। बाकी दोनों में डिफरेंस की बात, जैसा कि अभी अमित ने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बकायदा हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। नाउ ये तो कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चन थे, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बीआरएस। बीआरएस मतलब जैसे बीआरएस क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि व्हाट इज बीआरएस। पूरा नहीं बोलते, शॉर्ट में बोलते हैं। अब शॉर्ट में बोलते तो आपको समझना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछ रहा है बंदा। नाउ व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? किसी को पता है बैंक रिकंसिलिएशन किसे कहते हैं? कोई बताएगा?
के बुक से सर आपने बैंक के बैंक ट्रांजैक्शन को चेक करना अपने बिजनेस के कैश बुक से टैली करके। कैश बुक से पासबुक के बैलेंस को मैच कराना। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग जब कहीं भी आंसर देंगे तो पासबुक कम यूज़ करेंगे, हम लोग बैंक स्टेटमेंट शब्द का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि पासबुक जायज़ बात है सेविंग अकाउंट्स में होता है, और जो करंट अकाउंट बिजनेस किया जाता है करंट अकाउंट से या सीसी लोन अकाउंट से, और वहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज बीआरएस? बीआरएस है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन है क्या? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बोला जाए कि कैश बुक के बैंक बैलेंस को, हम लोग कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करता है, तो हम अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच सर कराते हैं। स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने के लिए। बिल्कुल सही। तो किस किस की बात कर रहे हैं? कैश बुक के बैलेंस को और एंड बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को, दोनों को बैंक मैच स्टेटमेंट। कराने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीआरएस यानी बैंक बैंक। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट? ये जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बोला तो वो जरूर, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोला तो वो जरूर पूछेंगे, अच्छा टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो कोई बताएगा पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी, कोई भी बोल दे। पासबुक तो सर सेविंग अकाउंट्स का ही होता है, वैसे बता। बैंक स्टेटमेंट जैसे कि मतलब हम लोग जब वो आईटीआर फाइल करते हैं बैंक का, बैंक का कह रहा है, बिजनेस का, तो उस समय बैंक ये मत स्टेटमेंट। बोलो, सिंपल सा अपना क्या नाम है, करंट अकाउंट या सीसी लोन अकाउंट वालों को बैंक स्टेटमेंट ही मिलता है बस। यहाँ पे आईटीआर हाँ की बात वही कर। वैसे वही आईटीआर की वही बात क्या कर रहे थे तुम, बताओ? है। आईटीआर कहाँ से आ गया तुम्हारा, बताओ? नहीं सर, जैसे उसमें बिजनेस का जब वो भरते हैं ना, वो हाँ। इनकम टैक्स रिटर्न, हम्म। तो उसमें भी तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत रहती है कि हाँ आपके बैंक से मतलब एक स्टेटमेंट वो चाहिए रहता है ना लगाने के लिए। नहीं, बैंक वही चीज। स्टेटमेंट बस में बताना होता है बैंक बैलेंस 31 मार्च को क्या था। बाकी अगर कल को हाँ स्क्रूटनी तो लगी तो वही मतलब उसका एज अ प्रूफ मतलब वो बैंक देता है ना, हाँ, वो वो तो तो हम लोग आपको रखे मैनुअली रहना अपने है, हाथ अगर से कल को करते हैं। स्क्रूटनी होगी तो कल को आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ तो वही चीज, वही बुक को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स। बाकी पासबुक में ध्यान रखिएगा, पासबुक डेट सेविंग कितना अकाउंट होल्डर बैलेंस। को, आपने बोला ही सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलता है। ओके, और बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट या सीसी लोन अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। दूसरा डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि पासबुक जो आपको जो मिलता है उसके कोई चार्जेस नहीं होते, आप जब जाते हो आप उसको खुद ही प्रिंट आउट करवाते हो और उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट जब आप निकलवाते हो तो नॉर्मली मंथली 2 मंथली जब का निकलवाना है आप निकलवा लो, और उसके एक चार्जेस भी होते हैं जो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस भी लगते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे हाउ वी रिकंसाइल इन बीआरएस। बीआरएस में रिकंसाइल करते क्या हैं? तो मैंने आपको सभी लोग को जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया, मैंने बोला दो ही काम करना होता है, हाउ टू बी रिकंसाइल इन बीआरएस में कैसे रिकंसाइल करते हैं। सर हमें क्या करना होता है ना, हमें दो चीज़ों में मैच करा रहे हैं। रिकंसिलिएशन में हम करते क्या, हम कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराते हैं। तो वी जस्ट डू टू थिंग्स, हम सिर्फ दो चीज़ें करते हैं। नंबर वन, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। दूसरा नंबर, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस, कि आखिर में उस डिफरेंस का रीजन क्या है ना। आफ्टर दैट रिकंसाइल इज कंप्लीटेड। अगर हमें डिफरेंस अमाउंट पता है बट हमें रीजन नहीं पता है, देन इसका मतलब है अभी रिकंसिलिएशन अधूरा है, अभी कंप्लीट अभी नहीं है रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल तभी होगा जब हमें रीजन के मतलब अमाउंट के साथ साथ रीजन ऑफ डिफरेंस भी हमें पता चल जाए। तो डाउट सबके क्लियर हो गए बीआरएस को लेकर के? कहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन। एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था स्टॉक वैल्यूएशन। तो कई बार स्टॉक वैल्यूएशन से क्या क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो स्टॉक वैल्यूएशन से बेसिकली इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज फीफो, व्हाट इज लीफो, व्हाट इज डब्ल्यूएएम, वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे फीफो मेथड की। कोई बताएगा फीफो मेथड क्या होता है?
फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट इन आउट। फर्स्ट आउट। पहले स्टॉक आता है उसको पहले निकाला जाता मटेरियल तो करने या का फिर process। ऐसे कह सकते हैं ओल्ड स्टॉक को पहले हम निकालते हैं, है ना? नहीं Yes, नहीं गुड्स नहीं, आता है उसको पहले निकालते हैं। अरे भाई ओल्ड ही तो गुड्स कहलाएगा, जो फर्स्ट आएगा वो ओल्ड ही हाँ तो होगा। वो पुराना ही स्टॉक हुआ ना, जो अभी आया वो नया स्टॉक हुआ। तो फीफो मेथड में हम क्या करते हैं, हम ओल्डेस्ट स्टॉक को फर्स्ट निकालते हैं, या फिर कह लो बाकी फीफो से ही उठा लो, जो फर्स्ट में जो सबसे पहले सामान खरीदे हैं उसको पहले निकालेंगे। लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये तो सर जो लास्ट में आया उसको पहले निकालेंगे। यानी इसमें तुम कहना चाह रहे हो जो न्यूएस्ट स्टॉक है हमारी, जो नई स्टॉक है उसको हम पहले ही सेल करें, है ना? जो लेटेस्ट अभी सामान खरीदे हैं, जो लेटेस्ट माल खरीदे हम उसको पहले हम क्या करें, सेल करेंगे। दैट इज कॉल्ड लीफो यस मेथड। सर। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है, अच्छा टेल मी वेयर इन विच बिजनेस फीफो मेथड विल बी यूज्ड। तो यू जस्ट से, अब बहुत सारी चीजों के तुम नाम लोगे, मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट, है ना? उससे अच्छा सबसे अच्छा एक वर्ड यूज कर लो, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। जितने भी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, उन सब जगहों पे क्या किया था, फीफो मेथड ही यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। अब प्रोडक्ट कैसे एक्सपायर होता है, सबको पता है फूड प्रोडक्ट की एक लाइफ टाइम होती है, उसी टाइम में वो एक्सपायर होता है। और सिर्फ फूड प्रोडक्ट नहीं, टेक्नोलॉजी भी एक्सपायर होती है। व्हेन द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी कम्स देन ओल्ड टेक्नोलॉजी इज गॉन, सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी देखो फीफो मेथड यूज होता है। सही है कि नहीं सही है? हालांकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कहाँ एक्सपायरी प्रोडक्ट है, उनका एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन हाँ उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपायरी होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से। हाँ, टेक्नोलॉजी Yes, चेंज sir. होने के कारण करंट टेक्नोलॉजी एक्सपायर होने लगता है। तो वही है, व्हाट इज फीफो मेथड, जहाँ पे हम ओल्डेस्ट स्टॉक को पहले निकालते हैं। लीफो मेथड जहाँ पे हम लोग लेटेस्ट गुड्स को पहले निकालते हैं। तो लीफो मेथड बताओ किस बिजनेस में यूज होता होगा? ज्वेलरी शॉप पे सर। सर मोबाइल शॉप पे। मोबाइल शॉप में ओल्डेस्ट स्टॉक पहले थोड़ी ना निकालेगा। न्यूएस्ट स्टॉक, हाँ ठीक है, न्यू की बात कर रहे हो। हालांकि दुकान अगर तुम्हारी दुकान है तो तुम पुराना स्टॉक पहले बेच के किनारे करोगे, तब नया स्टॉक निकालोगे। अगर नहीं सर, जो रेडमी का पहले तुम्हारे असली में पास, आता है वही दिखता है। हाँ नया आता है वही बिकता है, जाहिर सी बात है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा तो तुम क्या कोशिश करोगे, सोचोगे सारा नया माल खरीद के रख दे, पिछला वाला जो पुराना स्टॉक है वो डंप हो जाएगा तुम्हारा। डंप समझ रहे हो ना? आप नहीं सर, देखते होगे। कोशिश तो करेंगे स्पेशल करने की। हाँ कह सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, वरना पुराना स्टॉक आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जो आप एकदम लेटेस्ट आता है, जाके मार्केट पता करते हो कहता है ही नहीं। अगर 8 है तो 8 है अवेलेबल है, 8 प्रो अभी नहीं आई, 8 अवेलेबल है, चाहिए, ऐसे बोलते हैं सब। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वो चाहते जो भी मेरे पास स्टॉक है वो पहले निकाल के खत्म करें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सोनी टीवी थी। सोनी टीवी का उस समय नया आया था, ब्राविया में ही कोई नया टेक्नोलॉजी आई थी। तो उसने उसको क्या किया था, उसने उसको होल्ड कर लिया था, कंपनी की तरफ से ही होल्ड कर लिया गया था, क्योंकि वो अगर मार्केट में वो निकालती तो सब लोग उसी की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबको मिल रही थी। तो उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही रोक लिया वहाँ पे, ये निकालेंगे तो ये जो पुराना जो माल हमने निकाल के सारे शॉप्स में दे रखा है वो डंप हो जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। खैर छोड़ो, ये सब डिस्कशन नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है लीफो मेथड कहाँ यूज होते हैं, तो सीधा सीधा आपको बोल देना है नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, अनएक्सपायरी प्रोडक्ट, यानी जो एक्सपायर नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर हैं तो ऐसी जगहों पे कौन सा मेथड यूज होता है, लीफो मेथड यूज होता है। समझ में आया सब लोगों को? तो जहां पे भी लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि जहां ऐसे बिजनेस की बात हम लोग कर रहे हैं जहां पर लास्ट जो मतलब सॉरी रिसेंटली जो गुड्स खरीदे हैं उसको पहले निकालते हैं। जैसे कपड़े की दुकान, आप कपड़े की शॉप पे चले जाओ, वहाँ लेटेस्ट ही पहले दिखाते हैं, पुराना स्टॉक कोई टेंशन नहीं है, वो फिर सबको पता है फैशन क्या होता है, रिसाइकल होता है।
कपड़े एक्सपायर नहीं होने वाले, ठीक है। अगर आप जाओगे टाइटल हाँ सर, कपड़े में भी तो यही होता है। क्या कपड़े में भी ये फीफो ही मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन कपड़े फर्स्ट कौन आउट? बोलते सर, रिसाइकल होता है। सर जी कपड़ों में होता है ना जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है, अगर जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो कपड़ा का व्यवसायी होता है वो जाता है और नए जो इस समय लेटेस्ट चल रहे हैं उनको जाके खरीद के माल ले आता है, और फिर जब कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसको वही दिखाता है जो इसमें लेटेस्ट चल रहा है। वो पुराना दिखाने लगेगा लेकिन ना, फिर भी कस्टमर बोर हो सर जाएगा, कहता है पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहता है, नहीं तो पुराना स्टॉक इतना देखो मार्केट में कपड़े ट्रेंड। में क्या होता है ना, कपड़े में अगर कार्गो, जैसे इस समय एक समय था कार्गो जब चल रहा था, फिर कार्गो चला गया, फिर नई चीज आ गई। जब कार्गो आया था तो हर दुकान पे जहाँ भी जाओ सब कार्गो कार्गो दिखाएं, और पुराने सिंपल पैंट्स भी उनके पास थे, वो नहीं दिखाते क्योंकि उस समय फैशन उस चीज का चल रहा था। और वो सिंपल पैंट भी फिर वापस आएगा। फैशन रिसाइकल होता है, ये चीज ध्यान रहे। कभी बड़े बाल का फैशन होता है, कभी छोटे बाल का फैशन होता है, कभी लोग दाढ़ी रखते हैं, कभी क्लीन रखते हैं। फैशन यही होता है, फैशन का मतलब ये जो रिसाइकल होता रहे। पहले बेल नहीं बॉटम सर, चलता उसका था, फिर बेल बॉटम खत्म हो गया, नैरो नैरो आने लगा, फिर नैरो चला गया, फिर बाद में नैरो आएगा। नैरो कोई आज का फैशन तो ही ना, बहुत पुराना फैशन है। फिर बेल बॉटम नीचे फैला हुआ, फिर बेल बॉटम तो वापस नहीं आया। लेकिन अनएक्सपायरी प्रोडक्ट, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे तुम लोग देखोगे फीफो मेथड ही यूज होता है, मतलब 90% प्लेसेस पे हम फीफो मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है ना। लीफो मेथड बहुत कम देखने को मिलेगा। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हम गुड्स को सेपरेट नहीं रख सकते। सेपरेट नहीं रख सकते इन द सेंस हम ये नहीं कर सकते ये पुराना वाला है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विड प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोल पंप में क्या होता है कि अब पेट्रोल टंकी जो होती है ना उनकी एकदम पूरी खाली हो जाती है, तब जाके नया पेट्रोल नहीं आता या डीजल नहीं आता। सपोज करो अभी उनका अभी बैलेंस है, तब तक ट्रक आ गया, उसको उसी में फिल कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि पहले उस टैंकर की टैंक के अंदर पहले से उसके ऊपर मान लो 75 रुपीज का पेट्रोल था, अभी उसमें जो नया पेट्रोल आया उसका कॉस्ट था 78 रुपीज। अब वो दोनों मिक्स हो चुकी है, अब उसका रेट कैसे निकलेगा? तो ऐसे में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग इसके रेट निकालते हैं। कोई जब आपसे पूछे व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि दिस मेथड इज यूज इन दैट बिजनेस वेयर वी कैन नॉट कीप द गुड्स सेपरेट, है ना, जहाँ पे हम गुड्स को सेपरेट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और हियर वी कैलकुलेट द कॉस्ट विद द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। बाकी फीफो मेथड डिफाइन कर लोगे, लीफो मेथड डिफाइन कर लोगे, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में ही फंसोगे, वेटेड एवरेज मेथड ध्यान रखना। स्टॉक वैल्यूएशन क्लियर? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि स्टॉक की अगर क्या है, स्टॉक की अगर मार्केट प्राइस एमपी कितनी है, सपोज करो 1000, और कॉस्ट प्राइस अगर है सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर है 1200 रुपये, तो बताओ स्टॉक को हम किस प्राइस पे दिखाएंगे? जो हमारे पास स्टॉक है, सपोज करो आज 31 मार्च है, 31 मार्च है, क्लोजिंग है आज, और हमारे पास जो स्टॉक पड़ी है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 में हम खरीद के लाए थे, हालांकि मार्केट प्राइस 1000 रुपये। बताओ किस प्राइस पे हम दिखाएंगे अपना स्टॉक? तब तो सब मार्केट प्राइस पे ही दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि और जगह और स्टॉक मतलब मार्केट जो है वो और जब हम पे बेचेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, दूसरा केस बताइए। इस केस में बताइए, अगर हम इसी केस को हम लोग चेंज कर लें, अब बताइए। ये जो बी केस है उसमें मार्केट प्राइस मान लीजिए 1200 है और
जबकि कॉस्ट प्राइस हम खरीद के लाए थे 1000 रुपए में, तब बताइए किस प्राइस पे दिखाते? तब मार्केट प्राइस मिलते नहीं सर जी, आप लोगों ने स्टॉक इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ा था कन्वेंशंस में, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस बट कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट। तो 1000 रुपए मार्केट प्राइस है, हालांकि खरीद के लाए थे 1200 रुपए में, तो हम 1000 रुपए शो कर देंगे, क्योंकि अगर 1000 रुपए शो करते हैं आज, हालांकि बिका नहीं है माल, बिकेगा तब ना 1000 रुपए में आएगा, तब ना लॉस होगा, लेकिन भविष्य में होने वाले लॉस को हम आज रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम 1000 रुपए दिखा देंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस अगर खरीद के लाए हैं 1000 रुपए और मार्केट प्राइस है 1200 में, बेचेंगे तो 1200 मिलेगा, तो 200 रुपए का प्रॉफिट। अगर हम 1200 रुपए लेकिन आज नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आज अगर हम 1200 दिखाएंगे तो 200 रुपए फ्यूचर प्रॉफिट आज ही दिख जाएगी। सो अभी भी हम कितने में दिखाएंगे? 1000 रुपए। तो कभी कभी, हालांकि ये इंटरव्यू बहुत कम ऐसा पॉइंट होगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि अगर आज 31 मार्च है और आपकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दी गई हो, तो आप किस प्राइस पे अपने स्टॉक को शो करेंगे? विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ा जाए। स्टॉक वैल्यूएशन इज कंप्लीटेड, नाउ फाइनल अकाउंट्स। ओके अरे सर दोनों केसों में वही हुआ सर, क्या? हाँ, दोनों ही केस में 1000 रुपए दिखाओगे, विच एवर इज दोनों केस में लोअर, वही है जो सबसे कम है। जो दोनों में से कम हो, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है ना, यही कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। नाउ फाइनल अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी कंपनी प्रिपेयर a statement where company create 2 or 3 main statements. First is trading and profit and loss account, या फिर कह लो income statement. Second is balance sheet. Third is cash flow statement. This is the financial statement of a company. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। Why we prepare profit and loss account? To get profit or loss. What is the difference between gross profit and net profit? ये कोई बताएगा? Gross profit और net profit में क्या difference होता है? यस सर। बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट से सर जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। बिल्कुल सही। ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी भी कुछ खर्चे घटने बाकी हैं, या फिर कह लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटने बाकी हैं, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम घटा देते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आती है। बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, लेकिन बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोला जाता है। तो बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट वेयर वी शो आवर लायबिलिटीज, यानी कंपनीज की लायबिलिटी एंड एसेट्स शो करते हैं। वो भी किस डेट की? ऑन द डे ऑफ 31 मार्च। 31 मार्च के दिन हमारी कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, हम इसमें शो करते हैं। और बाय बैलेंस शीट वी गेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। वेयर वी शो लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के किस साइड में हम लोग लायबिलिटी दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड। व्हाट इज कैश? बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड, एकदम सही है। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो? Sir, cash flow is a statement. Cash flow is a statement where we show the cash position. क्या दिखाते हैं हम लोग? कैश की पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है ना? जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? बेसिकली कैश की पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। हाउ मेनी एक्टिविटीज कवर अंडर द कैश फ्लो? कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3। अमित?
3 एक्टिविटी सर। हाँ, किस एएस में डिफाइन है, किस एएस में डिफाइन है कैश फ्लो स्टेटमेंट? 16 एएस 3 में, यस 3। ठीक है ना। और 3 एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी ध्यान है? यस सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से कैश का फ्लो होता है, ठीक है ना, और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और इत्तेफाक की बात है, ये 3 एक्टिविटीज भी और एएस 3 में कैश फ्लो को डिफाइन भी किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इंटरव्यूअर के सामने एएस 3 मत बोलने लगना, वरना फिर पूछना शुरू कर देगा, अच्छा ठीक है एएस 3 में क्या होता है, एएस 4 में क्या होता है, फंस जाओगे। नाउ अब बताइए, व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो? सर बिजनेस में हम कैश की मतलब पोजीशन जानने के लिए, कैश कितना आया है कितना गया है, ये सब जानने के लिए मैं कैश फ्लो बिल्कुल, बनाता कैश हूँ। की पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फाइनल अकाउंट तक ही करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जर्नल एंट्री, कैश बुक, बीआरएस, स्टॉक वैल्यूएशन एंड फाइनल अकाउंट। ज़्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग की मीटिंग भी, टाइम भी अब ओवर होने वाला है, ठीक है ना। और रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल स्टडी करेंगे, एडवांस जनरल एंट्रीज भी हम लोग कल ही देखेंगे, आज नहीं कवर पाएंगे कंप्लीट। तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट में ऊपर कर दो। कैश बुक से हम लोग आज पढ़े ना, कि जनरल एंट्री से पढ़े? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से पहले यहाँ तक कर लो, फिर नीचे कर देता हूँ। हाँ, पहले यहाँ तक पहले ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। नाउ फाइनल अकाउंट ले लो, फाइनल अकाउंट से नीचे कर देता हूँ। फाइनल अकाउंट से यहाँ तक ले लो, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग ये 3 टॉपिक्स। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है।